नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सतर्क न्यूज, वंदे भारत न्यूज एवं जे न्यूज के साथ मैं ब्रिज बिहारी। मैं मध्य प्रदेश राज्य के सिंगरौली ज़िले में हूं और सिंगरौली ज़िले के मोरवा इलाके में हूं। यहां पास सबसे बड़ा मुद्दा यहां पे विस्थापन का मुद्दा है। आइए, हमारे साथ में श्री राजेश सिंह जी हैं, आइए इनसे जानकारी लेते हैं यहां के विस्थापन के बारे में क्या कहते हैं। हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आपकी सभी टीम को हार्दिक धन्यवाद कि कम से कम आप जनता तक बातों को पहुंचाते हैं और सही बातों को पहुंचाते हैं। बिल्कुल जी। और ये मैं बता दूं कि सिंगरौली का ये जो विस्थापन होने जा रहा है, यह एशिया का, कोल इंडिया का सबसे बड़ा विस्थापन है और यहाँ का विस्थापन का चर्चा भारत के सभी राज्यों में है। एकदम होना भी चाहिए, क्योंकि यह विस्थापन समझ लीजिए लाखों परिवार को प्रभावित कर रहा है और यह एशिया का सबसे बड़ा विस्थापन है और कोल इंडिया का सबसे बड़ा विस्थापन है और यह नगर निगम का सबसे बड़ा विस्थापन है, इसलिए इसकी चर्चा पूरे भारत में है। कितने वार्ड प्रभावित हैं इसमें? इसमें लगभग 5 से 6 वार्ड प्रभावित 5 से 6 वार्ड प्रभावित हैं। तो जैसे अभी 9 नंबर वार्ड है, मैं देख रहा हूँ 9 और 10 नंबर वार्ड खदान से बहुत ज़्यादा नज़दीक है, वहाँ पे पानी की समस्या, तो बाकी वार्डों में भी यही समस्या है? एकदम समस्या है। आपको बता दें कि 10 नंबर वार्ड तो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, लेकिन आज भी लगभग 150 से 200 परिवार नगर निगम क्षेत्र में रहते हुए और एनसीएल से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें उनका अधिकार एनसीएल कोल इंडिया ने नहीं दिया है। उस लड़ाई के हम लोग भी एक भाग हैं और उनका पूरा सहयोग जहां हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम समय समय पे करते रहते हैं। सिंगरौली में पुनर्स्थापना मंच बना है, उस मंच में आप किस पद में हैं? हम उसमें प्रवक्ता हैं और हमारा दायित्व जो है जनता को फिर से अच्छी बसाहट देने का है और उसके लिए हम पुरजोर तरीके से टीम के साथ कार्य कर रहे हैं। एनसीएल भलुगढ़ बसाने की बात कर रही है, ये गलत है। आपको मैं बता दूं कि भलुगढ़ जो है ये एनसीएल के लिए भी गले का फांस हो गया है। कुछ पुराने एनसीएल कर्मचारियों द्वारा यह ऐसा नासूर लगा दिया गया कि आज वह पेड़ का रूप ले लिया है और एनसीएल को भी वहाँ लोगों को विस्थापन करने में समस्या हो रही है, क्योंकि भलुगढ़ ऑलरेडी पहले से इंक्रोचमेंट का बहुत बड़ा केंद्र है और वहाँ आप जो लोग रह रहे हैं उनको एक बार उनको विस्थापित करेंगे, फिर ज़मीन खाली करेंगे, ज़मीन को बराबर करेंगे, फिर आप हमको विस्थापित करेंगे, तो एक विस्थापन के लिए आपको 2-2 विस्थापन करना होगा। बिल्कुल। यहाँ के लोगों का जैसे ड्रोन सर्वे हुआ है, वैसे भलुगढ़ में जितनी ज़मीन आवंटित की गई है उसका भी ड्रोन सर्वे अभी 2 दिन पहले हुआ है। हाँ, एकदम हो रहा है और वह एक प्रक्रिया है, एनसीएल को कराना भी चाहिए ताकि पता तो चले कि आप जहाँ हमें विस्थापन करने की सोच रहे हैं वहाँ आप तार्किक तरीके से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सिंगरौली के लोग अगर घर बनाने की बात किया जाए तो इसमें महारत हासिल है सिंगरौली वासियों को, क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है। देखिए क्या है, जिसका भी रोजी रोटी से पैसा बचाकर जो लोग ज़मीनें खरीदते हैं तो उनका अधिकार है कहीं ना कहीं उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिले। सबसे बड़ा दुर्भाग्य मध्य प्रदेश में यह है कि जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 कहता है कि हर किसान को या हर भूस्वामी को उसके सरकारी गाइडलाइन जो कलेक्टर गाइडलाइन है उसका 4 गुना मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मध्य प्रदेश में दुर्भाग्य यह है कि सिर्फ हमें 1 गुना और मिलता है। मतलब हमारे जो कलेक्टर गाइडलाइन है, एक तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कम कलेक्टर गाइडलाइन इस क्षेत्र का है, टैक्स सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में है, लेकिन कलेक्टर गाइडलाइन ज़मीन की वैल्यू सबसे कम इस क्षेत्र में है। और उसके बाद हमको उसका क्या मिलता है, मात्र 100% सोलेसियम मिलता है, जो हमारा कम से कम 400% होना चाहिए। तो 300% का अधिकार का नुकसान तो कहीं ना कहीं यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट ही कर रहे हैं। तो उसी की अस्मिता की लड़ाई लोग यहाँ लड़ते रहते हैं। आप देखिए, लोग कहते हैं जी, अभी एक न्यूज आई थी कि यहाँ सड़क पे अवैध इंक्रोचमेंट लोगों ने, अवैध नहीं है, वो लोगों ने अपनी अपनी जमीनों में अपना मकान बनाया है। बिल्कुल। और वह सेक्शन 9 के पहले बनाया है, पहले, और ड्रोन सर्वे के पहले बनाया। और ड्रोन सर्वे कहीं ना कहीं लीगल नहीं है। आप इस बात बिल्कुल लीगल नहीं है। बार बार जो गवर्नमेंट कहती है या कलेक्टर साहब कहते हैं कि ड्रोन सर्वे कहीं भी मान्य या लीगल नहीं है। और
आप अनलीगल गवर्नमेंट खुद कर रही है और जनता पे आरोप कर रही है कि वह जनता अनलीगल कर रही है। लोग अपने अधिकारों के लिए अगर आप ज़मीन का उचित मूल्य उन्हें दे दें, सरकारी गाइडलाइन का रेट बढ़ा दें, तो ऑटोमेटिक जो है ज़मीन का मूल्य जो है आपको मिल जाएगा, तो फिर जनता बीच में नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे घर बनाने का जहाँ पे हमने बात आपको बोला कि यहाँ के लोगों को महारत हासिल है, तो हम इस वजह से बोले कि एक यहाँ पे जगह है खिरवा, जान रहे होंगे। खिरवा से अगर हम सीट के ऊपर पैर रख के अगर जाना चाहें तो हम चितरंगी पहुँच सकते हैं। जो यहाँ सिंगरौली टू प्रयागराज हाईवे निकलना था, उसमें इतने मकान बने हैं। इसमें क्या कहेंगे आप? आप वहाँ एक सर्वे और करिए जी सर, कि सरकार जमीनों का मूल्य क्या दे रही है किसान को। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो क्या आप बताइए, 6 रुपए 7 रुपए स्क्वायर फीट मैंने जो सुना है वहाँ लोगों जी, को जी, जी। जमीनों का पैसा मिल रहा। क्या 7 रुपए स्क्वायर फीट में कहीं भी भारत के किसी नेशनल हाईवे के किनारे आपको जमीन मिलेगी क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो अगर अवैध सरकार कर रही है और जनता अपने रोजी रोटी की कमाइयों से अगर अपना निर्माण करके उसका लाभ प्राप्त करने की कोशिश कर रही है, तो वह गलत क्या है? किसी भी तरीके से जब जनता को लाभ गवर्नमेंट देना नहीं चाहती है, तो फिर जनता उसमें तो लाभ लेने के लिए इच्छुक है ही है। तो देखिए क्या है कि सरकार को जनता के ज़मीनों के बदले कहीं ज़मीन दे देनी चाहिए, या हाईवे के बगल में सरकारी तमाम ज़मीनें हैं, बिल्कुल है, ज़मीन के बदले किसान को ज़मीन दे दीजिए, तो ऑटोमेटिक किसान जो है वो अपनी ज़मीनों पे निर्माण नहीं करेगा। और अगर किसान निर्माण करता है तो आपके जो सेक्शन के अधीन, जब आपने सेक्शन 9 लगाया उसके बाद का जो निर्माण है वह अवैध है, बिल्कुल। लेकिन सेक्शन 9 के पहले अगर कोई निर्माण हुआ है तो आप उसे अवैध घोषित कैसे नहीं कर सकते? बिल्कुल। तो वो अगर आप कर रहे हैं तो यह सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग है ना। आपके पास क्या प्रमाण है कि वह सेक्शन 9 के बाद बनाया है? अगर नहीं है तो सेक्शन 9 के बने पहले जो भी वहाँ पे जमीनों पे, भूमि पे अपना भवन बनाए हैं, उनको उनका उचित मुआवजा मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, राइट है। और अगर उस राइट को आप छीनते हैं तो उसे लोकतंत्र नहीं, उसे राजतंत्र कहा जाएगा। राजतंत्र कहा जाएगा। तो सिंगरौली के तमाम मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे आप ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। जी जी। सिंगरौली में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना हो रही है। तो सिंगरौली में सड़क भी तो नहीं है। बिल्कुल सड़क नहीं है। मैंने ये देखा है हर एक वीडियो में और हर एक पोस्ट में देखा है, आपने सड़क का बहुत ज्यादा विरोध किया, फिर भी कोई असर नहीं हुआ। तो ये दुर्भाग्य है हमारा। बिल्कुल दुर्भाग्य है। या अगर हम अपने राइट्स के लिए सड़क पे जाते हैं तो हम क्या गलत करते हैं? आज हम ये बताइए, भारत की सड़कों पे अपनी गाड़ियां चला रहे हैं जी, जी, और हम गाड़ियों में 49% टैक्स दे रहे हैं। बिल्कुल हमारा राइट्स है कि हमें आप सड़क बना के दें। और या तो अगर आप सड़क नहीं बना रहे हैं तो इस जिले को टैक्स मुक्त जिला भी कर देना चाहिए आपको। मैं देख रहा हूँ कि सिंगरौली के तमाम जनता के धान रोपण किए, कुछ लोगों ने तो वहाँ से मछली पकड़ना भी शुरू किया, फिर भी सरकार के कान में ये बात नहीं पहुँच रही है। सरकार यहाँ सिंगरौली ज़िले का दुर्भाग्य है कि यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं हमारी बातों को विधानसभा और लोकसभा में पुरजोर तरीके से नहीं रखते हैं। आप देखे होंगे अभी पिछला लोकसभा सत्र चला है, उसमें हमारे निर्वाचित नए जो सांसद महोदय हैं उन्होंने एक भी अभिभाषण सड़क पर नहीं दिया। ये यहाँ का दुर्भाग्य है। मैं बताना चाहूँगा कि भारत के जो सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, वो 105 किलोमीटर की सड़क अमरावती एक्सप्रेसवे को 105 घंटे में उन्होंने बना के दिया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हुआ। इसमें सीधी सिंगरौली क्यों नहीं बन रही है? तो उनका एक ये भी रिकॉर्ड है कि 14 सालों में 105 किलोमीटर सड़क वो नहीं बना पाए और उन्होंने लोकसभा में माफ़ी मांगी है कि ये मेरे जीवन का सबसे फेलुअर प्रोजेक्ट है और जब मैं रिटायर होऊंगा तो इस पर एक किताब अवश्य लिखूंगा। तो मुझे भी इंतज़ार है उनकी किताब का कि उसको वो कब लिखेंगे और उसका विमोचन कहाँ करेंगे। अगर वो विमोचन की तारीख रखते हैं तो हम यहाँ के सिंगरौली मोरवा के वासी उनके पास अवश्य विमोचन के लिए जाएंगे। आज 17 साल हो गया, 17 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीच में 18 महीने की कांग्रेस की सरकार बनी थी, फिर भी रोड का कोई सुधारीकरण नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ। वह आपको दिखेगा भी। आपको बता दें, जब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में आई, इस क्षेत्र में आई, तो उन्होंने सड़क, बिजली, पानी के ही मुद्दे को उठाया था। और आज भी
मध्य प्रदेश में सड़क बिजली पानी का मुद्दा वहीं का वहीं धरा हुआ है। तो जनता यह सोचे कि क्या 1250 रुपये 1000 रुपये महीने के लाडली बहना से ही अगर प्रदेश चल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य तो है जनता का। दुर्भाग्य है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ सिंगरौली के इतने जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग आवाज़ उठाते हैं, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता आवाज़ उठाने तक। नहीं, आप समझिए इस क्षेत्र में जो लीगल राइट्स है पब्लिक का, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है। दुर्भाग्य यही है। और लीगल राइट्स के लिए जब तक आप सड़कों पे नहीं आएंगे तब तक आपको आपका अधिकार मिलने वाला नहीं है। एक आपसे सवाल, कितना बर्थडे हाईवे पे मना चुके हैं आप? 7 बर्थडे हमने हाईवे पे मनाया है। आज तक अपना 7वां जन्मदिन हमने हाईवे पे मनाया। और जब तक यह हाईवे नहीं बनेगा, हमारा भी प्रण है निरंतर अगर हम इस क्षेत्र में रहेंगे तो हाईवे पर ही जन्मदिन मनाएंगे। हाईवे पर जब तक हाईवे नहीं बनेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अगर सीधी से सिंगरौली कोई भी व्यक्ति जाता है तो वो यही बोलता है कि हमको दोबारा ना जाना पड़े। एकदम आपको बता दें कि जो इस देश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे नंबर 2, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों की भीड़ आप जो देखते हैं उसमें 40% गाड़ियाँ इस रूट की हैं, जो कहीं ना कहीं कलकत्ता, पटना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा से होकर इंदौर, महाराष्ट्र, गुजरात जाने वाली गाड़ियाँ हैं। वो 300 किलोमीटर एक्स्ट्रा सफ़र करके जाती हैं और इस रूट को कहीं ना कहीं उसका नुकसान हो रहा है। अगर वह गाड़ियां 40% इस सड़क पे आ जाएं तो इस क्षेत्र का विकास कोई बिल्कुल विकास हो नहीं सकता। मैं देख रहा हूँ हर एक राज्य का अगर विकास हो रहा तो वहाँ की सड़कें सबसे ज़्यादा पहला विकास सड़कें दिखाती हैं। और लेकिन हमारा ये दुर्भाग्य है कि ये हमारा रीवा संभाग में सिंगरौली और सीधी जिला और बगल में आप सोनभद्र जिला भी देख लीजिए कि NH39 यह इतना बड़ा दोष हो गया इस भारत का कि यह जैसे लगता है कि यह सड़क NH39 भारत में है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका हाल आज ग्रामीण सड़कों से भी बुरा हो गया है। यह दुर्भाग्य है हमारे क्षेत्र का। बिल्कुल, मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं अगर सड़क पे धान रोपण कर रहे हैं और मछली पकड़ रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? एकदम आपकी बात सही है और मैं समर्थन करता हूँ। कहीं ना कहीं यह हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य है। अब बच्चे यहाँ रुकना नहीं चाहते हैं, वह यहाँ पढ़ना नहीं चाहते हैं, न यहाँ मेडिकल की सुविधाएँ हैं, न शिक्षा की सुविधाएँ हैं, और प्रदूषण भरपूर है। और हम भारत को 32% बिजली और 38% कोयला, जो भी भारतीय कोयला और बिजली है वो हम दे रहे हैं। उसके बाद सिंगरौली ऊर्जा धानी के नाम से जानी जाती है। एकदम सिंगरौली ऊर्जा धानी के नाम से जानी जाती है। सिंगरौली सोनभद्र दोनों ऊर्जा धानी के नाम से जाना जाता है, लेकिन दोनों की दुर्दशा है। बिल्कुल आरक्षण का शिकार है यह जिला। आप यह समझ लीजिए यहाँ के जो भी विधायक सांसद हैं वह इस क्षेत्र को पूरी तरह से निगलेक्ट करते हैं और वह अपनी ही झोली भरने में परेशान है। वह इस क्षेत्र की जनता के किसी भी दुख को देखने के लिए उनके पास समय नहीं है। जब मैं एक बात कहूंगा, जनप्रतिनिधियों से हरदम 36 का आंकड़ा रहता है भैया आपका? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जनप्रतिनिधि को हम चुनते क्यों हैं ये हमें समझना पड़ेगा। बिल्कुल। उनका आखिर उनको जो सैलरी मिलती है, उनको जो सुविधाएं मिलती हैं, उनको जो जनता से सम्मान मिलता है, उस सम्मान के बदले उन्हें जनता का कार्य भी करना होता है। और आप देख लीजिए, इस जिले में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं हर मंच से पूछता हूं, आप किसी विधायक, किसी सांसद से कभी प्रश्न करें कि मान्यवर आपका जो निधि है, जो विधायक फंड है, सांसद फंड है, वो आप लगाते कहाँ हो? आप इस पूरे जिले में कहीं किसी भी विधायक और सांसद का श्यामपट नहीं खोज पाओगे, नहीं खोज पाएंगे, बिल्कुल नहीं। के द्वारा जो भी उद्घाटन किए गए हैं वो तो या तो NCL NTPC के CSR के पैसे से हैं, या प्राइवेट कंपनी को CSR के पैसे से हैं, या तो PWD के फंड से हैं, लेकिन उनका खुद की निधि कहाँ जाती है, कहाँ खर्च होती है? वो लैप्स होती है। तो क्यों लैप्स होती है? क्यों लैप्स होती है? उस पैसे पर इस जनता का भी अधिकार है। क्या उनके द्वारा किसी जनता को हॉस्पिटल भेजा जाता है? क्या उनके द्वारा किसी जनता का एयर एम्बुलेंस से ले जाके इलाज कराया जाता है? क्या कोई उदाहरण आप इस जिले में दे सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इतना एक्सीडेंट होता है। माननीय मोहन यादव जी ने अभी 1 महीने पहले लॉन्च किया था एयर एम्बुलेंस जी। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जरूरत है सिंगरौली जिले में एम्बुलेंस की। मैं बताना चाहूंगा आपको कि कल ही
चटका नाला एक जगह है, वहाँ पे एक लड़के की एक्सीडेंट हुई और ऑन द स्पॉट मौके पर मर गया। तो उसको बदले में क्या मिला? 4 लाख रुपए जो दिया जाता है वो कौन देता है आपको पता है? यहाँ की सरकार नहीं देती है, हम जैसे मोटर मालिक आपस में चंदा करते हैं और वह पैसा सड़क सुरक्षा निधि के नाम पे कलेक्टर में जमा होता है और उसमें भी बंदरबाट होती है। वो पैसा रेड क्रॉस में डलवाया जाता है। देखिए, ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष जो हैं ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि आप समझ लीजिए कि जो सिंगरौली सड़क सुरक्षा निधि हम लोगों के द्वारा बनवाई गई है उसमें इतना भ्रष्टाचार है कि इस क्षेत्र में जो भी सड़कों पे एक्सीडेंट होता है उस एक्सीडेंट में जो 4 लाख रुपए देने का दावा सरकार करती है वह सड़क सुरक्षा निधि के पैसे से जाता है। और वह पैसा कहाँ से आता है? जितना भी हम इस क्षेत्र में ट्रांसपोर्टिंग करते हैं, कोयला उठाते हैं, जी जी, हम अपने आमदनी से 2 रुपया प्रति टन काट के पैसा जमा करते हैं, लेकिन उसमें भी आधे पैसे का बंदरबाट यहाँ के जो है सरकारी कर्मचारियों द्वारा कर दिया जाता है। यह इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है और हम उस पर सवाल उठाते हैं तो जनता ही हमारा सहयोग नहीं करती। जनता सहयोग नहीं करती है, बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूँ। हाँ, और ये अगर जनता को हम कहेंगे कि आप जरा एसडीएम और कलेक्टर साहब से पूछिए कि आखिर उस पैसे का पूरा फायदा जनता को क्यों नहीं दिया जाता है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, उल्टा हमारे ऊपर कार्रवाइयां बढ़ जाती हैं। बिल्कुल, यहाँ पे आप जो इस बात को रखें कि कोई साथ नहीं देता है, ये सही बात है। जो सवाल करता है उस पर कार्रवाई होती है। हाँ, तो ये दुर्भाग्य है। अगर सड़क बनेगी तो उस पर सिर्फ राजेश सिंह नहीं चलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, इस जिले की पूरी जनता चलेगी और उनका जीवन और सुगम होगा। अभी नवनिर्वाचित सांसद है राजेश सिंह जी। हाँ, राजेश मिश्रा जी हैं नवनिर्वाचित सांसद, और मैं उनसे 2-3 बार मिला हूं और मैंने उनसे निवेदन भी किया कि माननीय आपको एक अच्छा मौका मिला है कि जो यह 10 साल पुराना दर्द है इसको आप मरहम लगाइए। लेकिन दुर्भाग्य है इस बार भी लोकसभा में उन्होंने सड़कों के बारे में कोई बात नहीं की। इससे पहले सांसद श्री रीति पाठक जी थी, वो 4 बार इस रोड का पूजा की है। तो गलत है ना। अब आप ये बताइए, एक सड़क का आप 4-4 बार उद्घाटन करिए, ये आपका अधिकार है, लेकिन उसके साथ साथ आप हंसी का भी पात्र बन रही हैं खुद कि किसी भी उद्घाटन को कितनी बार आप करेंगी। अब हमको लगता है कि कहीं ना कहीं इस जैसे रीति पाठक जी ने आप लोगों को एक कहा था कि इस पर हवन कराना पड़ेगा सड़क पर, तो राजेश मिश्रा जी को इस पर ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे 2 ठो कंपनियां रोड का काम कर रही ब्लैक लिस्ट हो चुकी हैं, क्या कहेंगे इस पे? वो कंपनियां ब्लैक लिस्ट यहाँ के सिस्टम से हुई हैं। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो एमपीआरडीसी के द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दूं, पहले पूरे भारत में यह पहला ऐसा प्रोजेक्ट है। यह फेल क्यों है इस पर गडकरी जी नहीं ध्यान देते हैं। एनएचआई की मॉनिटरिंग एमपीआरडीसी कर रहा है, उसी तरह जैसे किसी विश्वविद्यालय की मॉनिटरिंग आप किसी प्राइमरी स्कूल के प्रधानाचार्य से करवाइए, बिल्कुल बिल्कुल उसी प्रकार। तो वह बताइए विश्वविद्यालय कितना अच्छा चलेगा, ये तो उसी तरह आप सोच लीजिए कि एमपीआरडीसी मध्य प्रदेश की सबसे भ्रष्ट निर्माण एजेंसी है। जी और उसके द्वारा आज सोच लीजिए 900 करोड़ का टेंडर, आज 1700-1800 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं इस सड़क पे, और सड़क वहीं की वहीं है। तो किसी भी जनप्रतिनिधि को उनसे सवाल तो करना चाहिए कि भाई पैसा गया कहाँ। आम जनता यहाँ की कहती है कि इससे पहले जो सड़क थी इससे अच्छी थी, एकदम अच्छी थी, वह सिंगल रोड ही थी, लेकिन इससे बहुत अच्छी थी। एक्सीडेंट कम होते थे, लोगों की गाड़ियां कम खराब होती थी। आज बड़ा दुर्भाग्य है, एक्सीडेंट भी बढ़े हैं और गाड़ियां भी दिन पर दिन खराब होती जा रही हैं, गाड़ियों की मियाद कम हो गई है, बिल्कुल कम हो गई है। तो या इस क्षेत्र का सबसे बड़ा रोजगार मोटर संसाधन का है और आज वह भी पलायन की स्थिति में है सड़कों की वजह। हम लोग देख सीधी से रीवा जाना चाहते हैं तो 45 मिनट में पहुंच जाते हैं, यही अगर हमको सीधी से सिंगरौली आना है तो 3.5-4 घंटे लगते हैं। एकदम आप 90 किलोमीटर की सर सड़क है ये। हाँ, एकदम आप सही कह रहे हैं। मौजूदा सरकार को क्या कहना चाहेंगे सर आप? मौजूदा सरकार सिर्फ लंबे चौड़े भाषण, अखबार में आप देखते हैं हर दूसरे दिन एक पूरा अखबार में उनका विज्ञापन आता है और सिर्फ लाडली बहना, ये योजना वो योजना, योजनाओं का भंडार है, लेकिन योजना का क्रियान्वयन आखिरी व्यक्ति तक नहीं है। यह दुर्भाग्य है हमारा, और मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि जनता को सजग होना चाहिए और जो भी आगामी चुनाव आते हैं उसमें जनता को सोच समझ के अपने जनप्रतिनिधि को चुनना चाहिए। सिंगरौली के आम जनता से भी हम बात किए तो उन्होंने भी यही कहा कि हम आने वाले विधानसभा में ये उम्मीद रखते हैं कि रोड बन जाए।
एकदम एकदम जनता का तो यही उम्मीद है सरकार से। जनता सरकार को टैक्स देती है और उम्मीद करती है। टैक्स हम देते क्यों हैं? सड़क, बिजली, पानी के लिए, इसी के लिए बिल्कुल। और आज इस क्षेत्र में इसी का अभाव है बिल्कुल अभाव है। और टैक्स कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं है कि हमें टैक्स में कोई रियायत दी जा रही है। टैक्स में कोई रियायत नहीं दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं हमारा ये राइट्स है, इस पर विचार करना चाहिए। जैसे अगर टैक्स का बात करें तो पेट्रोल डीजल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश में सबसे महंगा है। 8 रुपये लीटर पेट्रोल यहाँ और 3 रुपये लीटर डीजल। यहीं बगल में 4 किलोमीटर पे उत्तर प्रदेश है और वहाँ से इतना फ़र्क है। तो यह कहीं ना कहीं तो दिखता, जो कि मध्य प्रदेश से ज़्यादा बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। हाँ, उत्तर प्रदेश है और वहाँ कंजम्पशन भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वहाँ डीजल पेट्रोल सस्ता है। अच्छा, डीजल पेट्रोल के रेट को आप क्या कहना चाहेंगे? भारत में तो हर एक जगह पे एक रेट होना चाहिए। एकदम होना चाहिए और जीएसटी के दायरे में आना चाहिए। और लोगों को इस बार भी सरकार से उम्मीद थी कि इस बजट में डीजल पेट्रोल को जीएसटी में ले आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उस उम्मीद को सरकार ने तोड़ा है। और उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ के मोटर मालिकों का, गाड़ियों का, और गाड़ी से ढुलवाने वाले जो भी वस्तु हैं, जो सामान का ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है, महंगाई की मार उनके ऊपर सबसे बिल्कुल। अर्थव्यवस्था तो गाड़ी के पहियों से ही चलती है। एकदम एकदम। और ये क्षेत्र अर्थव्यवस्था से कटता जा रहा है, सड़कों की वजह से। देखिए, हमारे साथ में राजेश सिंह जी थे। हर एक बात का एक एग्जाम्पल दे करके इन्होंने समझाया। इनके साथ से हमारा सिंगरौली से प्रयास कैसा लगा? जय हिंद, जय भारत।